स्टूडेंट्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 के विषय सामाजिक विज्ञान की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर तक इंतज़ार किया पर कोई आया नहीं। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गया। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी लेने नहीं आया और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचना है। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा। वे भौंचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी हमें हुई थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर साहब लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है तो हम पैदल निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थीं, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाने के लिए तैयार नहीं था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें ऐसा एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर, जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मेल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बच्चों, कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें, आपको पानी न पीने दें। यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से
दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा भी दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। बच्चों, समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने भी मांग रखी कि पुरुषों के समान उन्हें भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में फैली कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। छुआछूत यानी अस्पृश्यता को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह एक विशेष जिम्मेदारी भी सौंपी है कि वह गरीबों और मुख्य धाराओं से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। बच्चों, भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्यों के चित्र दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है कि यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता का मूल्य है जिसके लिए हमें लगातार संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी हैं। बच्चों, संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म
या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है, जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इससे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे को सम्मान करते हैं। संविधान का पहला पृष्ठ, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त है। ये भारत का संविधान का चित्र दिया हुआ है। अब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को मेल कराइए। रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे चुनौती दी जा रही है, इस पर चर्चा कीजिए। तो पहली जोड़ी है, दो डॉक्टर खाना खाने बैठे थे और उनमें से एक ने मोबाइल पर फ़ोन करके, इसका सही उत्तर है, अपनी बेटी से बात की जो उसी समय स्कूल से लौटी थी। दूसरा, जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वह मंच पर, इसका सही उत्तर है, एक पुरस्कार लेने के लिए एक पहियों वाली कुर्सी पर गया। तीसरा है, संसार के सबसे तेज धावकों में से एक है, इसका सही उत्तर है, दमा का पुराना मरीज। चौथा है, वह बहुत अमीर नहीं थी लेकिन इसका सही उत्तर है, एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ। दूसरा है, लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं। यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है? उसके अलग अलग 5 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, जब रूढ़िबद्ध लोग यह सोचते हैं कि लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं। यह धारणा निम्नलिखित प्रकार से एक लड़की के जीवन को प्रभावित करती है। नंबर 1, लड़की अपने आप को परिवार पर बोझ समझने लगती है, जिससे वह हमेशा परेशान रहती है। दूसरा है, लड़की को परिवार में उचित प्यार तथा स्नेह नहीं मिलता है। तीसरा है, लड़की के पालन पोषण तथा खाने पीने पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। चौथा है, लड़कियों की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। पांचवा है, लड़कियों की बीमार होने पर उचित इलाज नहीं कराया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है? इसका उत्तर है, भारत का संविधान समानता के बारे में कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकारी नौकरियों में सभी लोगों के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं। लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। सरकार सभी धर्मों को बराबर महत्व तथा सम्मान प्रदान करेगी। इसी के साथ आपका अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।